नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा, व्याख्याता शहीद राजेश कुमार फगेड़िया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू चूरू में कार्यरत हूँ। इससे गत वीडियो में हमने जनसंख्या संगठन के बारे में ही समझा था। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत दो मुख्य तत्व, पहला लिंग संगठन व दूसरा आयु संरचना को हमने समझा था। आज हम इसी के आगे जो इसके अन्य तथ्य हैं, जैसे ग्रामीण व नगरीय संगठन, साक्षरता व व्यावसायिक संरचना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं ग्रामीण और नगरीय संगठन। देखिए, जनसंख्या का ग्रामीण व नगरीय में विभाजन निवास के आधार पे होता है। इसका मतलब होता है कि जहां यानी कोई व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा है तो वो ग्रामीण जनसंख्या का भाग होगा, और अगर कोई नगरीय क्षेत्र में निवास कर रहा है यानी उसका निवास यानी उसका घर नगरीय क्षेत्र में है तो वो नगरीय जनसंख्या का भाग होगा। ग्रामीण व नगरीय जीवन आजीविका व सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये जायज सी बात है कि आजीविका का जो रूप होता है वो दोनों भिन्न होते हैं, ग्रामीण और नगरीय जीवन के। सामाजिक दशाएं भी भिन्न होती हैं। ग्रामीण जो जीवन है उसमें आजीविका का आधार प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित होता है, यानी कि आपके कृषि, पशुपालन, वानिकी व खनन। जबकि शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत ये द्वितीय या जिसे हम कह सकते हैं कि गैर प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत होते हैं, यानी औद्योगिक स्थितियों के रूप में होते हैं। तो सामाजिक दशाओं में भी उनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास का स्तर अलग अलग होता है। ये हमको बहुत आसानी से हम इस चीज को देख सकते हैं बच्चों कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में ये भिन्न होंगे। आयु लिंग संगठन यानी जो लिंग अनुपात होता है वो देखिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अलग अलग होते हैं। व्यवसायिक संरचना मैंने अभी आपको बताई कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में गैर प्राथमिक क्रियाओं में होंगे। और जनसंख्या घनत्व ग्रामीण क्षेत्रों में कम मिलेगा जबकि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उन्हें विकास के अधिक जो जिसे हम कहें कि रास्ते उन्हें शहरी क्षेत्रों में मिलते हैं, अतः जनसंख्या घनत्व वहां ज्यादा मिलेगा। तो विकास का स्तर अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं इनके व्यवसायिक संरचनाओं में। ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवसायिक संरचना के रूप में हम देखें तो लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत बच्चों कृषि, पशुपालन, आपके वानिकी, खनन, ये सभी कार्य उसके अंतर्गत आते हैं। यानी जिसे हम बहुत आसान शब्दों में कहें कि प्रकृति से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में हम उन्हें ले लेते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या इन पे ज्यादा आधारित होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में होती है। यानी गैर प्राथमिक से मतलब है यहाँ द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत संलग्न रहती है। अब आपके सामने एक दंडारेख हमने प्रस्तुत किया है। ये एक तुलनात्मक अध्ययन है ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का। इसमें मुख्यतः हम लिंग अनुपात को दिखा रहे हैं। देखिए, पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक मिलती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। आपके सामने जो दंड आरेख है इसमें आप देखिए बच्चों, जो विकसित राष्ट्र हैं इसके अंतर्गत स्त्री प्रवास हम यहाँ दिखा रहे हैं प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियां, यानी पुरुष की संख्या हम हजारों में ले रहे हैं, वहां पे हम स्त्रियों की तुलना दिखा रहे हैं। तो देखिए पश्चिमी देश जो है उनके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या कम मिलेगी, 986 है, जबकि वहीं पर ही शहरी क्षेत्रों में 1083 है। यानी कि औरतें ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करती हैं शहरी क्षेत्रों की तरफ। ये आप देख सकते हैं कनाडा के अंदर भी इसी तरीके से है, 941, 1040, और न्यूजीलैंड में 935 ग्रामीण में है, 1051 शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत है। वहीं पर ही अगर हम देखें ये इसमें हम देखते हैं एशिया के देशों में नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास
के कारण लिंग अनुपात भी पुरुष के अनुकूल होता है। देखिए नगरीय क्षेत्रों में जो है, जबकि हम देखें एशिया के देशों में तो वहां पे हमें विपरीत देखने को मिलेगा, यानी स्त्रियां जो है वो प्रवास कम करती हैं, पुरुष शहरी क्षेत्रों में प्रवास ज्यादा करते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए नेपाल, जिसके अंतर्गत देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या यहाँ ज्यादा हो गई और शहरी क्षेत्रों में कम हो गई है। तो ये हमें तुलनात्मक अध्ययन देखने को मिलेगा प्रवास के रूप में और हमारी व्यवसायिक स्थितियों के रूप में देखने में। कारण क्या है? एशियाई देशों में ग्रामीण परिवेश है वहां महिलाओं की संख्या ज्यादा मिलेगी। कारण है चूंकि औरतों की सहभागिता कृषि कार्यों में बहुत अधिक रहती है, अतः मतलब भारत या अन्य जो विकासशील राष्ट्र हैं या जिन्हें हम कहें एशियाई राष्ट्र हैं, वहां पर औरतें अपने कार्यों में संलग्न रहती है, अतः वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं, शहरी क्षेत्रों की तरफ नहीं बढ़ती। वहीं पर इसके अलावा देखिए इसमें भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता अधिक है और नगरीय प्रवास क्यों नहीं करती हैं? इसके कारण नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, सुरक्षा की कमी महिलाओं के ग्रामीण से नगरीय प्रवास को रोकते हैं। ये सभी कारण हैं कि औरतें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की तरफ प्रवास नहीं कर पाती हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले मुख्य तथ्य की तरफ, जिसमें है साक्षरता। साक्षरता यानी समस्त जनसंख्या का वो अनुपात जिसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं, साक्षर व निरक्षर। कौन सी है साक्षर? साक्षर जनसंख्या का अनुपात सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होता है। देखिए किसी भी क्षेत्र या देश में साक्षरता जो है वो वहां के सामाजिक और आर्थिक विकास की सूचक होती है या फिर उनका आर्थिक विकास दिखता है। इसमें अगर हम देखें तो इससे हम देख पाएंगे कि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता व सरकार की नीतियों का भी पता चलता है। देखिए जहां पे साक्षरता अच्छी होगी वहीं महिलाओं के प्रति दशा बहुत अच्छी होगी, यानी उनकी सामाजिक स्थितियां अच्छी होंगी, शैक्षणिक स्तर जो है वहां सुविधाएं अच्छी होंगी तो शैक्षणिक स्तर अच्छा होगा। साथ ही सरकार की नीतियों का भी पता लगता है कि सरकार की नीतियां कितना महिलाओं के अनुकूल है या प्रतिकूल है। फिर इसके आगे हम देखते हैं आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है। देखिए बच्चों इस लाइन को समझिए कि साक्षरता का स्तर कारण भी है और परिणाम भी है। कैसे? आर्थिक विकास जहां होगा तो वहां साक्षरता का स्तर अच्छा होगा, बढ़ेगा, और जहां साक्षरता का स्तर बढ़ेगा वहां आर्थिक विकास तीव्र गति से बढ़ेगा। अतः कारण और परिणाम दोनों ही है। भारत में साक्षरता दर को हम कैसे देखते हैं? 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का प्रतिशत जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता होती है वह साक्षर जनसंख्या कहलाती है। ये बच्चों ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि कई बार ये प्रश्न एक छोटे प्रश्न में 1 नंबर में इसको पूछा जा सकता है कि साक्षरता दर भारत में समझाइए, तो आप इसे इस तरीके से समझा सकते हैं। अब हम हमारे आखिरी बिंदु में आते हैं, व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना यानी समस्त जनसंख्या को हम कई भागों में वर्गीकृत करते हैं। इसके अंतर्गत आप देखिए कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या जो है व्यवसायिक संरचना के रूप में हम इसे देखते हैं। इसकी आयु वर्ग जो है वो 15 से 59 आयु वर्ग होता है। इसे हम कार्यशील जनसंख्या में देखते हैं। यह कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। ये 1 नंबर के प्रश्न में कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिए। इसके अंतर्गत देखिए स्त्री पुरुष जो है उनका कृषि में, वानिकी में, मत्स्य विनिर्माण या निर्माण, व्यावसायिक परिवहन, संचार व अन्य अवर्गीकृत सेवाओं में समस्त जनसंख्या की सहभागिता होती है, तो इसको हम व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत देखते हैं। अब व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत हम इसको मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। देखिए प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत मैंने पहले बताया आपको कृषि, पशुपालन, वानिकी,
मत्स्य व खनन जैसी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो सीधे प्रकृति से संबंधित होती हैं। दूसरी द्वितीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाओं में विनिर्माण आ जाता है यानी औद्योगिक स्थितियां होती हैं। फिर है तृतीय क्रियाएं जिसमें परिवहन, संचार व अन्य सभी तरह की सेवाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। और है चतुर्थ क्रियाएं जिसके अंतर्गत अनुसंधान व वैचारिक विकास होता है यानी उच्च स्तरीय क्रियाएं इसके अंतर्गत होती हैं। तो ये चार भागों में हम अपनी संपूर्ण व्यावसायिक संरचना को विभाजित करते हैं और संपूर्ण जनसंख्या जो है किसी भी देश की वो लगभग हम माने इन चार क्रियाओं के अंतर्गत अपनी सहभागिता किसी भी देश के आर्थिक विकास में देती है यानी इसमें अपनी सहभागिता देते हुए आर्थिक विकास के लिए सहयोग करती है। इन चार खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तर का सूचक है। देखिए इन चार क्रियाओं में जब हमारी जनसंख्या संलग्न होती है तो वह आर्थिक विकास का सूचक होती है। यानी आर्थिक विकास हम जब किसी भी राष्ट्र का हम देखें तो हमें देखने से मालूम लग जाता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। जैसे हम देखें कि विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि आधारित है, वहीं पर ही विकसित राष्ट्रों की औद्योग आधारित या द्वितीय या अन्य गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहती है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। उद्योगों व अवसंरचना से युक्त अर्थव्यवस्था ही द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेक्टरों में अधिक कार्मिकों को समायोजित कर सकती है। देखिए उद्योग में जो यानी जो अर्थव्यवस्था है वो उद्योग आधारित है तो उसके अंतर्गत ज्यादा जो जनसंख्या यानी ज्यादा से ज्यादा कार्मिक इसमें समायोजित हो जाते हैं। द्वितीय क्रियाओं में, तृतीय, चतुर्थ सेक्टरों में यानी विभिन्न सेक्टरों में विभाजित हो जाती है जनसंख्या, तो ज्यादा समायोजन इस औद्योगिक स्तर पे हमें देखने को मिलता है यानी गैर प्राथमिक क्रियाओं में। वहीं पर ही आदिम अवस्था, आदिम अवस्था से बच्चों यहाँ तात्पर्य प्राचीन अवस्था से नहीं है, आदिम अवस्था से तात्पर्य यहाँ पे प्राथमिक क्रियाओं में संलग्नता से है। यानी कि जहां पे आज भी आधुनिकता की कमी है यानी प्राथमिक क्रिया यानी मानव बहुत ही प्राथमिक रूप से अपनी क्रियाओं को कर रहा है, उसके अंतर्गत हमारा तात्पर्य है। तो आदिम अवस्था के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या अधिक मिलेगी। इस तरीके से हम अपनी पूरी व्यावसायिक संरचना को विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमारा पाठ यानी तीसरा अध्याय हमारा समाप्त होता है और इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।